Good morning to all of you. Today we are discussing about बेटा कि जो लैंड फॉर्म्स हैं किस तरह से बनती है। हमने रिवर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। हमने अंडरग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ा। अब हम जो है बात करेंगे जो ग्लेशियर है, जो हिमनद है, वो भी मूव करता है। जैसे किसी पहाड़ के ऊपर, अगर माउंटेन पार्ट के ऊपर जो है अगर बर्फ़ है, आइस है, तो क्या है कि वो भी नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मूव करती है, ठीक है। तो उस वजह से क्या है कि वो भी हमें लगता है कि धीरे धीरे कर कर मूव करती है। और वो उसकी जो मूवमेंट है, अगर हम बात करें, जैसे एक रिवर है, वो मूव करती है नीचे की तरफ तो हमें ईजिली पता लग जाता है। लेकिन जो अगर हम बात करते हैं ग्लेशियर की, तो उसकी मूवमेंट का हमें पता नहीं लग पाता, बहुत स्लो मूवमेंट होती है उसकी, ठीक है। कम रादर देन अगर हम बात करते हैं कि रिवर के, तो बहुत कम मूवमेंट होती है। तो हम इसमें पढ़ सकते हैं कि ग्लेशियर क्या है कि पृथ्वी की परत के रूप में हिम प्रवाह या पर्वतीय ढाल से घाटियों में रेखीय प्रवाह के रूप के अंदर बहती हुई हिम सहित को हिमनद कहते हैं। मास ऑफ द आइस मूवमेंट एज द शीट ओवर द बैंड ऑफ द लीनियर फ्लो डाउन द स्लोप ऑफ द माउंटेन इज द बोर्ड, ठीक है। ट्रफ लाइक ए वैली आर कॉल्ड द ग्लेशियर, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि किस तरह से वो मूवमेंट करती हैं, ठीक है, तो जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि एकदम से जो ट्रमेंडियस जो है, हम इरोजनल बोल सकते हैं, जो प्रबल अपरदन जो है वो नीचे जो उसकी वैली है उसके अंदर वो मूव करती हुई जाती है, ठीक है ना। और ये जो मूवमेंट है वो हम कह सकते हैं कि कुछ सेंटीमीटर से लेकर जो है कुछ मीटर तक जो है ये मूवमेंट हो सकती है, ठीक है ना। कुछ सेंटीमीटर से कुछ हम कह सकते हैं कि मीटर तक ये मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और ये जितनी भी, अगर हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो, जैसे मान लो इस तरह फ्लो कर रही है, ठीक है, तो इसके जो नीचे का जो पार्ट है साइड से, तो ये इरोजन कर ही रही है। जो इसके नीचे की मूवमेंट है, मतलब नीचे से जो घाटी को जो है, या फिर जिसको वैली कहते हैं, उसको भी ये रब कर रही है, उसको भी ये मतलब साथ साथ में जो है मिटा रही है, ठीक है। और इन्हीं को जो है हम कह सकते हैं कि ये किनारों को जो है अपघर्षण या घर्षण के द्वारा भी देखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो है कुछ, जब ये फ्लो हो जाता है, जब ये खाली हो जाती है वैली, तो इसको जो है आउटवॉश प्लेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको जब ये मतलब जो जितना भी बर्फ़ का इलाका है वो जब ख़त्म हो जाता है, जब उस वैली में से बर्फ़ निकल जाती है, तो नीचे का जो प्लेन है उसको आउटवॉश प्लेन के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। उसके बाद है इसमें कुछ इरोजनल लैंड फॉर्म्स बनती हैं, ठीक है। सबसे पहले आती है हमारी सार्क, ठीक है। अब ये सार्क क्या चीज़ है, सार्क क्या है, ये जैसे मैंने इसमें आपको डिफाइन किया है कि जो हमारी सार्क है, ठीक है, क्या है कि जब रिवर जो 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 ग्लेशियर है उसका फ्लो इस तरफ होगा, तो क्या है कि उसके रास्ते में यहाँ पर जो है ये धीरे धीरे कर कर जो ये स्लोप है, जो इसके अंदर जितने भी तरह का हम कह सकते हैं कि मटेरियल है, ठीक है ना, कंकर पत्थर है, वो भी क्या है कि इसकी जो है नीचे की जो वैली है, जो घाटी है, ठीक है, या नीचे का बेस एरिया है, उसको भी कुरेदना शुरू कर देते हैं। और जैसे वो कुरेदना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या है, एक बड़ा सारा जो है हम कह सकते हैं कि होल हो जाता है, और धीरे धीरे कर कर इसको बोलते हैं हम सार्क। और जब ये सार्क जो है, सार्क क्या है कि जब ये सार्क धीरे धीरे हो जाता है, तो इसको क्या है कि हम जो है इसको, ये सार्क की शुरुआत है, और धीरे धीरे कर कर ये फ्लो जो है बड़ा हो जाता है, ठीक है। इसको हम छोटा शार्क बोल सकते हैं, ये बड़ा इस तरह से हो जाता है, एक चेयर नुमा आरामदायक कुर्सी के रूप में अंदर हम देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल भी है कि फ्रांस के अंदर पेरनीज जो पर्वत है, माउंटेन है, पेरनीज, वो जो है इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। ग्रेवनी का सार्क जो है, शार्क दी ग्रेवनी जो है, वो इसी का ही एग्जाम्पल है, वो भी हमें देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है। और उसके अंदर क्या है कि ये जितना भी आप इसमें ये देख सकते हो कि जितना भी ये मूवमेंट होती है, ये तो है एक पार्ट की बात है, मतलब इस तरह से जो है एक तरफ से मूवमेंट हो रही है, ये कोना है यहाँ से, और ये इस तरफ से, एक तरफ से ढलान बन रही है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये चीज़ ऐसे बन रही है, ठीक है, एक तरफ से, मतलब यहाँ से जो है ये कुर्सी नुमा बन रही है, ठीक है। जब
ये दोनों तरफ से हो जाती, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। ठीक है, इस तरफ से भी ये कुर्सी सी बन गई और इस तरफ से भी ये कुर्सी सी इस तरह से बन जाती है। दोनों तरफ से जो है ये इरोजन होता है। तो क्या है कि एक तरह की ये ऐसे कंटीली सी दिखेगी हमें। और इस तरह की बहुत सारी जो हम कह सकते हैं कि इस तरह की जो हम कह सकते हैं कि त्रिशूल नुमा आकृतियां जो है वो इस तरह से हमें आरेख, कंगी नुमा आकृति भी बोलते हैं इसको। ठीक है, कॉम रेंज भी बोलते हैं। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है, जैसे ये है, ये है, ये है, इस तरह से ये आरीत बोलते हैं इसको, आरीत के रूप में भी हमें देखने को मिलती हैं। इसी तरह ही ये जो मूवमेंट है, अगर हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो है हॉर्न, जो है हॉर्न भी इसी तरह से ही बनता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब ये मूवमेंट जो है दोनों तरफ से हो जाती है, ठीक है ना, तो क्या है कि ये जो है पिरामिड श्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, तो ये जो है एक पिरामिड जो है हमारा वो रिज जो है उसके अकॉर्डिंग भी ये हमें देखने को मिल सकता है। देखो इसमें क्लियर हो रहा है कि ये आरेत है, ये वाला जो आरेत है, ये वाली जो आरेत है, ठीक है, ये यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये वाला पार्ट है, यहाँ से मूव करती है जो जितनी भी है वो इस पार्ट के अंदर यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये वाला जो है ग्लेशियर का पार्ट है। ठीक है, इसको हिम गद्वर बोलते हैं। फिर है हिम का इकट्ठे होने वाला, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर भी इस तरफ भी हिम इकट्ठी हो जाती है, इसको बोलते हैं पिरामिड श्रिंग्स। ठीक है, हॉर्न मतलब इस तरह से त्रिशूल के रूप के अंदर इसको बोलते हैं हॉर्न। जब दोनों तरफ से मूवमेंट होगी इसको हॉर्न बोलते हैं। ठीक है ना, और अगर ये मूवमेंट जो है लंबे समय तक सभी जगह से होती है तो फिर इसको जो है स्ट्रैटेड रिज भी बोलते हैं। ठीक है, या गिरीश रिंग या स्ट्रैटेड कटक भी बोलते हैं। ठीक है, ये कटक है, इसके बीच में जो है सारे के सारे। उसके बाद आती है हमारी ग्लेशियर वैली, जिस पार्ट में से जो है मूवमेंट हो रही है। ठीक है, जिस पार्ट में से मूवमेंट हो रही है, जिसमें से रिवर जो ग्लेशियर है वो क्रॉस कर रहा है, तो उस पार्ट में क्या है कि नीचे जो है उसकी वैली है वो इस तरह से भी देखने को मिलेगी, जिसको यू शेप की वैली भी बोलते हैं। ठीक है, ग्लेशियर वैली जो है यू शेप की वैली भी होती है। इसके अंदर क्या होता है कि ये जितने भी इसके अंदर रिवर होती है, जैसे रिवर है, ठीक है, हिम आवरण से पहले क्या है नदियों द्वारा निर्मित घाटियों से होकर बहती है। और ये नदी घाटी में से बहती हुई क्या घाटी की तली को पार्श्व का अपर्दन करके और अधिक गहरा कर देती है, और मतलब और अधिक इसका चौड़ाई कर देती है, चौड़ा कर देती है। ये मतलब नीचे से बहती है तो इसमें क्या है कि ये इसको और ज़्यादा चौड़ा कर देती है, जिस कारण से यू शेप की वैली बन जाती है। ठीक है, और धीरे धीरे कर कर इस यू शेप की वैली जो है नदी की तरह ही हिम नदी भी जो है में भी सहायक हिम नदियाँ होती हैं। जैसे मान लो एक हम रिवर की बात करते हैं तो उसमें सब रिवर्स छोटी छोटी रिवर्स होती है, इसी तरह से ही इसके अंदर भी छोटी छोटी रिवर्स जो है हमें देखने को मिलती है। जैसे ये है, इसी तरह से ये वाला पार्ट आप यहाँ से देख सकते हो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, या फिर ये वाला पार्ट है। ठीक है, एक, दो, तीन, इन तीनों में से क्या है इसके बीच में से भी रिवर बहना शुरू कर देती है। ठीक है, जब ये रिवर बहती है, जब इसके बीच में से ये इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हैंगिंग, हैंगिंग वैली। इसको भी जो है हैंगिंग वैली के नाम से जानते हैं कि नदियों का तरह हिम नदियाँ भी का भी सहायक हिम नदियाँ होती है। पर्वतीय ढलानों पर बहती हुई अधिकांश हिम नदियों का मुख्य घाटी में बहने की प्रवृत्ति होती है, और बर्फ की मोटाई और इसके द्वारा तली पर डाली जाने वाले दबाव में अंतर के कारण सहायक नदियाँ हिम नदी अपनी घाटी को और अधिक गहरा और चौड़ाई में नहीं काट पाती, जिसकी गहराई तक मुख्य हिम नदी काट पाती है। इस तरह और मुख्य हिम नदियों के संगम पर तीव्र ढाल की प्रवृत्ति हो जाती है। ठीक है, और इस तीव्र ढाल के कारण क्या है कि जब बर्फ जो है, ठीक है, जो हमारी जो बर्फ पिघल जाती है और एक सहायक नदी का जल जो है, ठीक है, मुख्य है कि जलप्रपात और शिपिका बन जाता है और गिरने लगता है, और सहायक हिम नदी का मुख्य और घाटी मुख्य हिम नदी के ऊपर जो है इस तरह से लटकती हुई दिखाई देती है, जिसमें कैलिफोर्निया का सियारे निवेद्य। मैं आपको इसमें इस इन दोनों से ये आपको डायग्राम्स में भी बता देता हूँ। ये देखो, ये डायग्राम्स में भी हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें ये लटकती हुई हैंगिंग वैली है, और ये जो है जिस तरह से इन वैलीज के बीच में से आती हुई, और ये मेन इसकी जो है, ठीक है, ये मेन घाटी है, और ये जो है जलप्रपात है, घाटी की ओर आने वाला जलप्रपात, ये जो है जलप्रपात है। ठीक है, और इसी को ही हैंगिंग वैली बोलते हैं। ठीक है, लटकती हुई घाटी जो है इसी को ही हम कहा जाता है। ठीक है, तो
तो इस तरह से क्या है कि ये जो है हैंगिंग वैली के रूप में भी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद है हमारा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। ठीक है, डिपोजिशनल जो है हमारा लैंडफॉर्म है जिसको हिमोड बोलते हैं। ठीक है, अब ये हिमोड क्या है वो हमें जानना जरूरी है कि किस तरह से हिमोड बनते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि जो हिमोड है, हिमोड अगर हम देखते हैं तो हिमोड जो है जब हिम नदी पिघल जाती है तो हिम के विभिन्न परतों में जकड़न के साथ साथ शैल और मलबे घाटी में यथार्थ स्थान निक्षेपित हो जाता है, जिसे हिमोड कहा जाता है। मतलब जितने भी जो है ये आप इसमें हिमोड का एग्जांपल देख सकते हो। ये हमारा हिमोड है जिसको मोरेन्स बोलते हैं। ये कब बनता है कि जब रिवर जो है, ये देखिए यहाँ पर, कि जब रिवर जो है, ठीक है, यहाँ से ये रिवर का फ्लो है कि रिवर जो है जब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है इस तरह से। ठीक है, तो दो पार्ट में ये जो बीच में बनता है ये मध्यम हिम मोड है। ठीक है, ये पार्श्व है और ये अंतिम हिम मोड है। मतलब इसके अंदर जितना भी ग्रेवल्स है, जितना भी कंकर पत्थर है, वो सारे जो है, मतलब इनके जो तीन है, ठीक है, जिसमें मिडल है, ठीक है, लेटरल है और जो फाइनल है, ठीक है, जिसको टर्मिनल मोरेन बोलते हैं। ठीक है, टर्मिनल है, मिडल है और लेटरल है। इनके ऊपर क्या है कि ये छोटे छोटे कण जो है वो निक्षेपित होना शुरू हो जाते हैं, मतलब डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, जिस कारण से क्या है कि इसके अंदर हिमोड बनता है और उसको क्या है हम जो है हिमोड कहते हैं, इसी को मोरेन बोलते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले जो हमारा जो ये जिसको बोलते हैं लेटरल हिमोड, तो क्या होता है कि इसके अंदर क्या है कि घाटी के जो किनारे हैं, जो जो बीच में से घाटी में से बहती जो वैली है, इसके किनारों पर क्या है लंबी लंबी कटक के रूप में ये निक्षेपित हो जाते हैं। देखो ये आपको छोटे छोटे डॉट दिख रहे होंगे, ये सारे के सारे डॉट जो है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है डिपोजिशन हो जाते हैं। शेल और मरबा जो है वो उसको जो है हम लेटरल जो है मोरेन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, सामान्यतः जो है इनकी जो हाइट है, ठीक है, मोर ओवर इनकी जो हाइट है वो 100 फीट से भी अधिक हो सकती है। ठीक है, जो इनकी हाइट है, जो ये साथ साथ में इसके लग जाते हैं, क्योंकि बीच में से जो है हम कह सकते हैं कि ग्लेशियर क्रॉस होता है। और ये वो पार्ट होता है जब हिमोड तब बनते हैं बेटा, जब मतलब ये जब जो जितनी ग्लेशियर है, जो बर्फ है, जो हिमनद है, वो जब तरल अवस्था में आ जाता है। जब वो तरल अवस्था में आना शुरू हो जाता है, तरल अवस्था में आने के बाद क्या है कि वो उसमें लिक्विड बनना शुरू होता है। तो क्या होता है उसके अंदर जितने भी तरह के ग्रेवल्स होते हैं वो धीरे धीरे कर कर अब मेनली क्या है कि एक आधा उसमें पानी होगा और आधी बर्फ होगी उसमें। ठीक है, तो क्या है कि वो अपने अंदर जितना भी मटेरियल है उसको धीरे धीरे कर डिपोजिशन करना शुरू कर देती है। ठीक है, क्योंकि जो मटेरियल है उसको डिपोजिशन भी तो करेगी। पहले हमने इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा, अब हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर जो मिडल है, मिडल के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर मिलने वाले उस पार्श्व हिमोड भी मिलते हैं जब दो हमारे जो है जितने भी लेटरल मोरेन्स है जब एक का आकर मिलते हैं यहाँ पर, उसको जो है हम मिडल मोरेन्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि ये जो हिमनद के पिघलने पर घाटी के बीचों बीच जो शेल है का मार्ग में एक कटक और एक टीले के रूप में निक्षेपित होता है। जैसे ये बीच में आपको दिख रहा है ना, यहाँ हिम प्रवाह लिखा हुआ है, तो एक तरह के कटक और एक टीला जो होता है, जैसे एक टीला होता है, मतलब ऊंचा टीला होता है, उसके रूप में यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसके भी कोनों पर भी इकट्ठे होते हैं और सेंटर में भी, क्योंकि ये जो पार्ट है बीच वाला, ये सेंटर में यहाँ पर आके क्योंकि फ्लो बढ़ जाता है। कहाँ दो हमारे लेटरल मोरेन्स जो है वो जब एक ही बन जाएंगे तो यहाँ पर फ्लो बढ़ जाएगा। फ्लो बढ़ने से क्या है कि यहाँ पर क्या है कि सेंटर पार्ट में क्या है कि एक फिर टीले के रूप में जो है वो दिखाई देता है। अंतिम में क्या होता है कि अंतिम हिमोड के अंदर टीले से बने हुए एक एक कटक होता है जिसे हिमोड के प्रवाह एडवांस की अंतिम सीमा भी कहते हैं। अंतिम प्रवाह पर हिमोड के पिघलने या पीछे हटने पर हर बार एक नया हिमोड जो है वो बन जाता है। और इस कारण से क्या है, इसको जो है अर्धचंद्राकार हम कह सकते हैं कि श्रेणी के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि जैसे मान लो ये हाफ, ठीक है, जो है इसके अंदर अर्धचंद्राकार जिसको बोलते हैं हाफ मून की तरह जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर, ये वाला जो पार्ट है इस तरह से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो ग्रेवल्स जो है, जो जो बड़े ग्रेवल्स है वो पीछे छूट जाते हैं और जो बिल्कुल छोटे छोटे ग्रेवल्स हैं वही आगे फ्लो के साथ में जाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर तो ये होता है बेटा ड्रमलिंग। ड्रमलिंग क्या होता है कि जैसे जब ग्लेशियर जो है फ्लो करता है तो जब वो लास्ट में रह जाता है तो उसके बीच में क्या है कि जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया कि जैसे लेटरल मोरेन्स है, ठीक है ना, उसके बाद मिडल मोरेन्स है, ठीक है, और जो है बिल्कुल एंड के अंदर एंड मोरेन्स है। उसके बाद में क्या है कि कुछ रेत के कण भी रह जाते हैं। जब वो रेत के कण भी जो है
वो पानी के साथ में फ्लो करते हुए एक तरह के जो है इस तरह से हमें दिखाई देते हैं, जैसे उल्टी टोकरी, जैसे अंडे उल्टी टोकरी में रखे होते हैं, ठीक है ना, टोकरी में अंडे रखे होते हैं, इस तरह से वो देखने को मिलते हैं। ये देखो, इसको बोलते हैं हम ड्रमलिंग। ये है मिट्टी के टीले, बिल्कुल, जिसको मृतिका या टिल बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है कि उल्टी नाव की तरह दिखाई देते हैं। ये क्या है कि हिम नदी की घाटी में हिम के प्रवाह की दिशा में थोड़े थोड़े दूरी पर उल्टी नौका जैसे आकृति के महीन मृतिकाओं से बने अनेक टीले होते हैं, जिन्हें हम ड्रमलिंग कहते हैं, ठीक है। ड्रमलिंग के बाद क्या है हमारा एस्कर। ये है हमारा एस्कर। ये है एस्कर। एस्कर क्या होता है कि जो हम जब ग्लेशियर के एरिया के अंदर क्या है कि जो बड़े बड़े, जो हम कह सकते हैं कि कंकर पत्थर वगैरह है, वो लंबे और कम ऊंचे टेढ़े मेढ़े और कुंडलीकार कुछ कटक मिल जाते हैं, जिनको जो है हम एस्कर कहते हैं, ठीक है। अन्वेषक का मानना है कि एस्कर का निर्माण जो है स्थिर हिमनद के नीचे बहने वाली धाराओं के निक्षेपण क्रियाओं से होता है, ठीक है, जिसको हम अधोहिमानी सरिताएं या सब ग्लेशियर स्ट्रीम्स भी कहते हैं। और ये सरिताएं घाटी की तली में लंबी खोखली सुरंग बना देती हैं, और जब ये हिमनद के मार्ग में कोई टीला आ जाता है तो यह अधोहिमानी सरिता को निकासित नहीं कर पाता, और इसके द्वारा जो है अपरदित मलबे का उस सुरंग में से निक्षेपण हो जाता है, और जिसमें एक्सकर जो है 160 किलोमीटर लंबे भी पाए जा सकते हैं, किंतु इनकी चौड़ाई कुछ मीटर तक ही होती है। ये एस्कर होते हैं बेटा, ये एस्कर है, ठीक है। उसके बाद है हमारा आउटवाश प्लेन जो है, जब ग्लेशियर क्रॉस करता है, पिघल जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या है कि जल अपने शैले मलबों के साथ में अंतिम हिमोड के पीछे इकट्ठा हो जाता है। और जब ये जल जो है जल जब जल की मात्रा बढ़ जाती है, तो क्या है कि अंतिम हिमोड के ऊपर से होकर बहता है, जो मैंने बताया था आपको, जो लास्ट जो है इसके अंदर, ठीक है, जो हमारा टर्मिनल मोरेन्स है, वो टर्मिनल मोरेन्स से भी जो है क्या है कि वो ऊपर होकर बहता है। जब उसमें पानी है तो उस कारण से क्या है कि जब वो उससे ऊपर होकर बहता है, तो उसमें क्या है कि जो अंतिम हिमोड है उसका थोड़ा बहुत अपरदन हो जाता है, और ये सामग्री अंतिम हिमोड से आगे एक विस्तृत क्षेत्र में भारीपन के क्रम में बिछा दी जाती है। इसको हम जो है आउट वॉश प्लेन कहते हैं। मतलब ये वाला जो पार्ट है, क्या होता है कि जब वाटर जो है ये वाला जो पार्ट है बिल्कुल, जिसको हम जो है टर्मिनल मोरेन्स बोलते हैं, जब इसके ऊपर से क्रॉस कर जाता है तो इसका भी कुछ पार्ट जो है साथ में वो इरोजन कर लेता है, और फिर पूरे के पूरे एक मैदान में पूरे के पूरे प्लेन एरिया में वो बिछा देता है, जिसको हम आउट वॉश प्लेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा जो ये वाला जो चैप्टर है वो हमारा क्लियर है, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।